नमस्कार दोस्तों, ज्ञान फेयर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम लोग अपने हिंदी के सेकंड पार्ट की चर्चा करेंगे। जैसे हम लोग हिंदी के फर्स्ट पार्ट में पढ़ रखा था कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो हमने बताया था हिंदी भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना या फिर कहना। पंडित कामता प्रसाद के अनुसार हम अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाषा। भाषा तीन प्रकार से कामता जी ने बांटा था, एक मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक की सबसे छोटी इकाई आपकी ध्वनि होती थी, लिखित की सबसे छोटी इकाई वर्ण अर्थात अक्षर होती थी, और सांकेतिक भाषा जो संकेतों में हो जाती थी। ठीक, हमने इसका क्रम भी बताया था। सबसे पहले क्या होती है, ध्वनि होती है। ध्वनियों से क्या बनता है, आपका वर्ण बनता है। वर्णों से आपका शब्द बनता है, शब्दों से पद बनता है, पदों से वाक्य, वाक्य से अन्विति बनता है। ठीक, और हम लोग भाषा को जब बात करें तो भाषा कौन बताए, भाषा वाक्यों से, वाक्य शब्दों से, शब्द आपके ध्वनियों से मिलकर बनी होती है। तो ये सारे क्रम हमने पिछले की वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ रखा है। अब हम लोग धीरे धीरे इसको आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे कि आज हमको क्या पढ़ना है। ठीक, अगर आप कहें तो एक बार हम इसको फटाफट रिवाइज करा देते हैं, जैसे कि हमने आपको थोड़ा सा बता भी दिया और थोड़ा इससे आगे बढ़ जाते हैं। हमने बोला था कि सबसे पहले आपका ध्वनि होती है, ध्वनियों से आपका वर्ण, वर्ण से क्या बनता है, शब्द बनता है, शब्द से आपका पद बनता है, पद से वाक्य बनता है, वाक्य से अन्विति बनती है। ठीक, तो ऐसे ऐसे हम लोग समझे थे पद क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो हमने ये भी बताया था कि वाक्य के दो भेद होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय। उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको उद्देश्य कहते हैं, और विधेय क्या होता है, जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहता है उसको हम लोग विधेय कहते हैं। हिंदी की बात किए थे हम लोग, तो हमने बोला था हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति आपकी संस्कृत के सिंधु शब्द से हुई है। सबसे पहले हिंदी का उपयोग ईरानियों ने किया था। हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी किस अपभ्रंश है, तो हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश है। हमने ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ रखा है। ठीक, उसके बाद हमने ये भी बताया था कि हिंदी जो है सबसे पुरानी भाषा आपकी संस्कृत है। संस्कृत को हम लोग आदि भाषा या फिर आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। तो हम लोग भारत में आर्य भाषा के विस्तार की बात किए थे। तो भारत में आर्य भाषा का विस्तार कौन कौन से, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन की कार्यकाल था 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। मध्य का कार्यकाल था आपका 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और आधुनिक का 1000 ईस्वी से अब तक की भाषा। उसके बाद हमने बताया सबसे पहले संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से हिंदी बनी। संस्कृत देवों की वाणी, पाली आपकी बुद्ध की वाणी, प्राकृत आपके महावीर स्वामी की वाणी। अब हिंदी अपभ्रंश आपकी टूटी फूटी वाणी, और उसके बाद हिंदी आपकी जो है आधुनिक भाषा जो हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमने पीछे पढ़ रखा है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग बात करते हैं भाषा के प्रकार की, मतलब भाषा को कई भागों में बांटा जाता है। वो सारी चीजें हम लोग समझेंगे, कौन कौन सी भाषाएं किस किस तरीके से होती है, कहाँ कहाँ पे किसका उपयोग होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भाषा के बारे में, अर्थात भाषा के प्रकार के बारे में। भाषा कितने प्रकार की होती है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं भाषा कितने प्रकार की होती है। हम आपको लिख के और बहुत ही डिटेल में, बहुत ही बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम आज देखते हैं भाषा के प्रकार की। सबसे फर्स्ट जो होता है आपका, सबसे पहला होता है आपका राजभाषा। क्या होता है, राजभाषा। पहला होता है आपका राजभाषा। ठीक, दूसरा होता है आपका राज्य भाषा, एक होता है आपका राज्य भाषा। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका राष्ट्रभाषा। क्या होता है, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा। अगला होता है आपका राष्ट्रभाषा के बाद आपका हो जाता है मातृभाषा। क्या हो जाता है, मातृभाषा। ठीक, और अगला हो जाता है आपका संबंध भाषा। ठीक, छठा आपका हो जाता है मानक भाषा, मानक भाषा। तो इस तरीके से हम लोग कई भागों में, कई रूपों में हम लोग भाषा को डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा, राजभाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, संबंध भाषा और आपका मानक भाषा। ठीक, तो चलिए हम इसको एक बार समझ लेते हैं ये सारी चीजें क्या क्या है और किस, मतलब क्या क्या इन चीजों के अंदर बोला गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजभाषा की। राजभाषा क्या होता है, राजभाषा वो भाषा होती है मतलब जो राज्य कार्य में हम लोग उपयोग करते हैं, अर्थात अपने प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का उपयोग करते हैं हम उसको बोलते हैं राजभाषा, अर्थात राज्य कार्य में उपयोग की जाने वाली भाषा। मतलब जैसे मान लीजिए कानून व्यवस्था या फिर प्रशासनिक या फिर ऑफिशियल तौर पर, मतलब जो भी भाषा उपयोग करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं राजभाषा, अर्थात राज्य कार्य की भाषा। क्या हो जाता है, राजकाज की भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, राजभाषा बोलते हैं, राजकाज की भाषा को। राज्य भाषा क्या होता है, राज्य भाषा वो भाषा होती है जो किसी एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर बोला जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं राज्य भाषा। जैसे मान लीजिए कि आपका केरल में
कोई और भाषा बोली जाती है, गुजरात में कोई और भाषा बोली जाती है, आपकी महाराष्ट्र में मतलब मराठी बोली जाती है। ऐसे ही मतलब हर एक राज्य में अलग अलग तरीके से भाषाएं बोली जाती है, या फिर कॉमन भाषा भी दो से अधिक राज्यों में बोली जाती है। तो उसको हम बोलते हैं राज्य भाषा, मतलब जो किसी राज्य के अंदर बोली जाती है उसको हम बोलते हैं राज्य की भाषा। अर्थात राज्य के अंदर बोली जाने वाली भाषा, राज्य के अंदर बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? राजभाषा। क्या होती है? राजभाषा। राज्य के अंदर बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? राज्य भाषा। ठीक। एक होता है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वो भाषा होती है जो हमको अपने देश से दूसरे देश अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर कम्युनिकेशन करने के में सहयोग करती है। अर्थात राष्ट्रीय लेवल पे हमको बातचीत करने में, अपनी भावनाएं प्रकट करने में, या फिर हर एक कार्य में जो भाषा प्रयोग होती है उसको हम बोलते हैं राष्ट्रभाषा। अर्थात ऐसी लैंग्वेज जो हम अपने यहाँ भी बोल सके और राष्ट्र की मतलब किसी और राष्ट्र में भी जाके बोल सके और वो लोग भी हमारी बातों को समझ सके, हम भी उनकी बातों को समझ सके, उसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा। जैसे मान लीजिए हमको जाना है अमेरिका, और अमेरिका में हम जाके अगर हिंदी बोलेंगे तो अमेरिका में हिंदी बहुत कम लोग समझेंगे, लेकिन अगर हम इंग्लिश बोलते हैं तो वो लोग उसको ज़्यादा समझ पाएंगे, तो वो होगी राष्ट्रभाषा। तो लेकिन एक बात ये भी मानना है कि आज अभी तक किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन राष्ट्रभाषा के तौर पे हम लोग किसका यूज करते हैं? इंग्लिश का उपयोग करते हैं हम लोग राष्ट्रभाषा के तौर पे। पहले राष्ट्रभाषा के तौर पे संस्कृत का उपयोग किया जाता था, लेकिन राष्ट्रभाषा के तौर पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इंग्लिश का उपयोग करते हैं। तो राष्ट्रभाषा क्या हो जाता है? राष्ट्र के अंदर अर्थात राष्ट्र अर्थात देशों के अंदर, राष्ट्र के अंदर जो भाषा हम लोग प्रयोग करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। मातृभाषा क्या होती है? मातृभाषा वो भाषा होती है जो हमको अपने परिवार, अपनी फैमिली अर्थात अपने माता के द्वारा जो जिस भाषा का ज्ञान होता है उसको हम लोग बोलते हैं मातृभाषा। महात्मा गांधी जी ने कहा था जिस तरह एक बच्चे के शारीरिक विकास के लिए माता के दूध की आवश्यकता होती है, उसी तरह उसके मानसिक विकास के लिए उसके मातृभाषा की आवश्यकता होती है। अर्थात जितना जरूरी माता का दूध है एक बच्चे के लिए, उतना ही जरूरी उसके मानसिक विकास के लिए क्या है? उस मातृभाषा। बच्चे के शारीरिक विकास के लिए जितनी जरूरी उसके माता के दूध की है, उतना ही जरूरी उसके मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का है। ये किसने कहा था? मातृभाषा, मतलब महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो मातृभाषा क्या होता है? अपनी माता या परिवार द्वारा जो भाषा का ज्ञान होता है, परिवार द्वारा जिस भाषा का ज्ञान होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मातृभाषा। ठीक। महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि जिस तरह एक बालक को अपने शारीरिक विकास के लिए उसके माँ के दूध की आवश्यकता होती है, उसी तरह उसके मानसिक विकास के लिए मातृभाषा की आवश्यकता होती है। ये किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने। ठीक, आप लोग याद रखिएगा। एक होता है संबंध भाषा। संबंध भाषा वो भाषा होती है जो हम लोग संपर्क स्थापित करने में मदद करती है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गुजरात का है और कोई व्यक्ति महाराष्ट्र का है, तो गुजरात वाली गुजराती बोलेगा, महाराष्ट्र वाली मराठी बोलेगा। तो गुजरात वाले को मराठी नहीं समझ में आएगा और महाराष्ट्र वाले को गुजराती नहीं समझ में आएगा, तो उन लोगों के लिए कोई ना कोई कॉमन लैंग्वेज चाहिए होता है जिससे वो लोग आपस में तालमेल बना सके और आपसे मतलब विचारों को समझ सके। तो जिससे में ये होता है कि वो अपने भाषा में तो जो परिपूर्ण है वो परिपूर्ण ही है, लेकिन बीच की एक और भी लैंग्वेज जानता है जिसकी मदद से वो क्या करता है? कम्युनिकेशन बना पाता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं संबंध भाषा। जैसे मान लीजिए कि गुजराती वाले को भी गुजराती के साथ साथ हिंदी आती है, मराठी वाले को भी मराठी के साथ साथ हिंदी आती है, तो ये दोनों अगर हिंदी भी यूज कर लेते हैं तो इसकी बातें वो समझ लेगा, उसकी बातें ये समझ लेता है। तो संबंध भाषा वो होती है मतलब जो संपर्क स्थापित करने में मदद करती है। क्या करती है? संपर्क स्थापित करने में, संपर्क स्थापित करने में मदद करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करने में मदद करती है, उसको हम लोग बोलते हैं संपर्क भाषा। क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा। ठीक। संपर्क भाषा जैसे हिंदी वगैरह आप ले सकते हैं, जो भी जिस भाषा में आप संपर्क बना ले उसको क्या बोलते हैं? संपर्क भाषा। एक भाषा होती है मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। अर्थात वो लैंग्वेज जो हम लोग जो शिक्षित लोग यूज करते हैं, शिक्षित वर्ग के लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज। क्योंकि आप देखे होंगे पत्र पत्रिकाएं जो भी लिखी जाए तो वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखी जाती है। कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे कौन सा आपका कामा लगाना है, कहाँ पे क्या लगाना है, तो वो सारी चीज सिस्टमेटिक होती है। उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज अर्थात मानक भाषा। मतलब एक परिपूर्ण लैंग्वेज क्या होती है? परिपूर्ण
भाषा, इसको हम लोग बोल सकते हैं मानक भाषा को परिपूर्ण भाषा। कई तरीके की भाषा को हम लोग डिवाइड करके देख सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली आज जो पढ़ने वाले हैं और जिस पे फोकस करने वाले हैं हमारी क्या है, राजभाषा। अर्थात राजभाषा को हम लोग बहुत ही डीपली तौर पे समझेंगे कि राजभाषा को मतलब कौन सी भाषा हमारी राजभाषा है और उसको राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, कब उसको संविधान ने अपनाया, कहाँ कहाँ उसका उल्लेख है और मतलब कैसे कैसे, मतलब जो भी चीज़ें हो सकती हैं हमारी राजभाषा के रूप में, वो सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही आसानी से समझते चलेंगे। ठीक, तो आज हम लोग बात करते हैं राजभाषा की। ठीक, थोड़ा हम इसको क्लियर करते हैं फिर आपको समझाते हैं राजभाषा। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे राजभाषा किसकी, राजभाषा की हम लोग बात करेंगे राजभाषा की हम लोग बात करेंगे राजभाषा। ठीक, राजभाषा के तौर पे हम लोग किस भाषा का उपयोग करते हैं, तो राजभाषा के तौर पे हम लोग हिंदी का उपयोग करते हैं। किसका, हिंदी का उपयोग हम लोग करते हैं राजभाषा के तौर पे। किसका, हिंदी का। किस भाषा का उपयोग करता है, हिंदी का उपयोग करते हैं राजभाषा के तौर पे। अब क्वेश्चन कहता है कि राजभाषा अर्थात हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। कब दिया गया, 14 सितंबर को राजभाषा कब बनाया गया हिंदी को, तो आपका 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, 14 सितंबर 1949 के रूप में। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, इसलिए 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक, और लेकिन मान लीजिए ये तो राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर को दे दिया गया, 14 सितंबर 1949 को, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि हिंदी को संविधान सभा ने इसको कब अपनाया राजभाषा के तौर पे, अर्थात राजभाषा के तौर पे संविधान सभा ने कब अपनाया, क्वेश्चन पूछ दे तो राजभाषा के तौर पे संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया हिंदी को राजभाषा के तौर पे। संविधान में कब अपनाया गया अगर आपसे पूछ दे, तो संविधान में अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को संविधान द्वारा इसको राजभाषा के तौर पे अपनाया गया। क्वेश्चन बार बार पूछता है कि हिंदी को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, तो संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 को राजभाषा के रूप में अपनाया गया, लेकिन राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कब मिल गई थी, 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ठीक, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि अगर संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो भाषा अर्थात हिंदी या फिर राजभाषा का जो दर्जा दिया गया वो कहीं ना कहीं संविधान में इसका बहुत ही डिटेल या फिर बहुत ही बेहतर तरीके से वर्णन किया गया होगा, और वो संविधान में कहाँ वर्णन किया गया, कहाँ इसको रखा गया है, वो भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक हो जाता है। जैसे हमने बोल दिया कि आपको हमारे घर इनवाइट किया गया है, तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि हमारा घर कहाँ है, वो घर मतलब किस गांव में है, किस जिले में पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें भी जानना कंपलसरी हो जाता है। उसीलिए हमने बोल दिया कि अगर संविधान सभा ने इसको अपनाया है, तो संविधान सभा में कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के अर्थात राजभाषा का बहुत ही बखूबी तरीके से वर्णन किया गया होगा। ठीक, तो राजभाषा का जो वर्णन है संविधान सभा में ये भाग है 17, संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक वर्णन किया गया। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक वर्णन किया है संविधान सभा में आपका राजभाषा के तौर पे। अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक वर्णन किया गया। ठीक, अब चलिए हम लोग इसको ये भी समझ लेते हैं कि अनुच्छेद 343 में क्या है, 44 में क्या है, 45 में क्या है, ऐसे करते करते 351 तक क्या कहा गया है भाषा के लिए। ठीक, चलिए हम इसको एक बार रफ करते हैं फिर आपको आगे समझाते हैं। तो हमने बताया आपको कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक वर्णन किया गया राजभाषा का। हम लोग समझ लेते हैं कि पहले में क्या है। तो अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में कहा गया है अनुच्छेद को हम लोग शॉर्टकट लिख देते हैं ऐसे ही। अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में कहा गया है कि संघ अर्थात भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। मतलब पहले ही बोल दिया गया है कि
संघ अर्थात भारत की राजभाषा क्या होगी? संघ अर्थात भारत की राजभाषा क्या होगी? राजभाषा हिंदी होगी। संघ अर्थात भारत की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। जिस हिंदी की लिपि क्या होगी? तो देवनागरी लिपि होगी। जिसकी लिपि की अगर बात कर दें तो जिसकी लिपि क्या होगी? तो लिपि होगी आपकी देवनागरी आपकी लिपि होगी। ठीक, अब एक बात ये भी समझ लेते हैं देवनागरी लिपि क्या होती है। जैसे लिपि का मतलब होता है कि आप लिखेंगे किस तरीके से, मतलब लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि आप लोग अगर उर्दू देखेंगे तो उर्दू कैसे लिखा जाता है? उर्दू कुछ इस तरीके से करके आपका लिखा जाता है, ऐसे करके। ठीक, चाइनीज़ देखेंगे तो चाइनीज़ कुछ इस तरीके से करके वो लोग इस तरीके मतलब ऐसे कुछ अलग अलग तरीक़ों से लिखते हैं। लेकिन हमारी जो लिपि है अर्थात हिंदी की जो लिपि है वो पहली बात ये कि वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे? बाएं से दाएं लिखी जाती है। कौन सी? आपकी हिंदी। ठीक, दूसरी क्या है कि हम लोग जो भी हिंदी लिखते हैं उस पर क्या ऊपर एक डंडी लगा देते हैं, जिससे क्या होता है वो मतलब ज्वाइंट पॉइंट भी लगाते हैं, अर्थात ऊपर एक पाई का हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा राम, तो हम लोग लिख किधर से रा और मतलब इधर से इधर गए, और इनको ज्वाइंट करने के लिए हम लोग ऊपर से क्या लगा देते हैं? पट्टी के तौर पे या फिर एक डंडा के तौर पे लगा देते हैं, जिसको हम लोग इसी लिपि को अर्थात इसी लिखने के तरीके को हम लोग कहते हैं देवनागरी लिपि। इसको क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि। तो अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में कहा गया है कि संघ अर्थात भारत की जो राजभाषा होगी वो हिंदी होगी, जिसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। कौन सी लिपि होगी? देवनागरी होगी। ठीक, अब अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया उसको हम लोग समझ लेते हैं। अनुच्छेद 344 में कहा गया है, अनुच्छेद 344 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के गठन की चर्चा की गई है, अर्थात प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा 6 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया। वो सारी चीजें वर्णन किया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा 6 जून 1955 को 6 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में 6 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की चर्चा है। मतलब कि प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की चर्चा किसमें? प्रथम राजभाषा आयोग के गठन की चर्चा अनुच्छेद 344 में, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा बीजी खेर की अध्यक्षता में 6 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, अर्थात उसमें राजभाषा के आयोगों के बारे में वर्णन किया गया अनुच्छेद 344 में। ठीक, अनुच्छेद 345 में क्या है? अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 345 में अगर हम लोग बात करें अनुच्छेद 345 में तो प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है। प्रादेशिक भाषा का वर्णन किया गया आपका अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक भाषा का वर्णन किया गया अनुच्छेद 345 में। ठीक, अनुच्छेद 346 में क्या है? अनुच्छेद 346 में पत्रादि की भाषा का वर्णन है, अर्थात पत्रों में उपयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन, अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य, एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश राज्य के बीच में संवाद करने के लिए जिस भाषा का उपयोग किया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं पत्रादि भाषा। और वो कौन सी भाषा होगी इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 346 में, अर्थात अनुच्छेद 346 में क्या है? तो अनुच्छेद 346 में है पत्रादि की भाषा, अर्थात पत्रों में उपयोग की जाने वाली भाषा, संपर्क स्थापित करने के लिए की जाने वाली भाषा। किसके बीच में? राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में। राज्य से राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के बीच में संपर्क स्थापित करने के लिए जो भाषा का उपयोग हम लोग करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग
केंद्र शासित के बीच में हम लोग कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे, उसका वर्णन अनुच्छेद 346 में। ठीक, अब अनुच्छेद 347 में क्या है, अनुच्छेद 347 में कहा गया है कि किसी राज्य के मतलब राज्य के जनसंख्याओं के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का वर्णन। मान जी कोई राज्य है, बहुत बड़ा राज्य है, उसमें जो जनसंख्या रह रही है उसका कोई एक बहुत ही बड़ा समूह है, अब वो कुछ अलग भाषा में बात करना चाहता है, अलग भाषा बोलना चाहता है, तो उसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद 347 में। किसमें है, अनुच्छेद 347 में क्या कहा गया है कि राज्य की जनसंख्या के समूहों द्वारा जनसंख्या के एक समूहों द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 347 में राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 347 में। अनुच्छेद 348 में क्या है, अनुच्छेद 348 में कहा गया कि मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रावधान, विधेयक, संशोधन आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं का वर्णन अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 348 में क्या है, तो अनुच्छेद 348 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रावधान, विधेयक आदि में उपयोग की जाने वाली भाषा, आदि में उपयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन किया गया किसमें, अनुच्छेद 348 में। क्या कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रावधान, विधेयक, संशोधन आदि में जो भाषा का उपयोग किया जाएगा वो उस भाषा का वर्णन किसमें किया गया है, अनुच्छेद 348 में किया गया है कि आप मान लीजिए कोई प्रावधान प्रस्तावित कर रहे हैं, कोई संशोधन कर रहे हैं, तो उसमें किस भाषा का उपयोग करेंगे कि सभी लोग समझ लें, उसका प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 348 में किया गया। अनुच्छेद 349 में क्या कहा गया, अनुच्छेद 349 में कहा गया भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान, अर्थात भाषा संबंधित जो भी विधि अधिनियम होंगे उसको आप क्या करेंगे, उसको अधिनियमित करें, अर्थात भाषा संबंधित जो भी विधि नियम कानून होंगे उसको आप क्या करेंगे, अधिनियमित करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। अनुच्छेद 349 में कहा गया, अनुच्छेद 349 में कहा गया है कि भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान, अधिनियमित करने का क्या है, तो अधिनियमित करने का प्रावधान है, अधिनियमित करने का प्रावधान है आपके किसमें, अनुच्छेद 349 में। भाषा संबंधित जो भी विधि होंगे उसको आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ये सारी चीजें किसमें कहा गया, अनुच्छेद 349 में कहा गया। अब अनुच्छेद 350 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 350 में कहा गया है कि आप शिकायत निवारण, मान लीजिए आप कोई शिकायत करना चाहते हैं, उसका उधर से निवारण मिलता है, वो किस भाषा में आप शिकायत करेंगे, किस भाषा में निवारण मिलेगा, उसका वर्णन अनुच्छेद 350 में। जैसे मान लीजिए आप गए शिकायत कर रहे हैं हिंदी भाषा में, उधर से आपको पूरा छाप के इंग्लिश में दे दिया, अब आप पढ़ते आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इंग्लिश में लिखा क्या है, तो आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं हो, इसके लिए बनाया गया अनुच्छेद 350। तो अनुच्छेद 350 क्या है, अनुच्छेद 350 क्या है, शिकायत तथा निवारण में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली
भाषा का प्रावधान है अनुच्छेद 350 है। मतलब शिकायत में कौन सी भाषा का उपयोग करेंगे और निवारण किस भाषा में आएगा, इन सभी चीज़ों का वर्णन अनुच्छेद 350 में। अनुच्छेद 351 में क्या है, अनुच्छेद 350 के ए में, अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा है वो अपने मातृभाषा में दिया जाएगा। मतलब प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा रहेगा वो मातृभाषा में दिया जाएगा, फिर उसके बाद आप लोग भाषा परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात अनुच्छेद 350 के ए में है, अनुच्छेद 350 के ए में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा जो है, तो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की चर्चा। अनुच्छेद 350 के बी में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 350 के बी में क्या कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान या फिर विशेष आरक्षण जिसको बोलते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष प्रावधान की चर्चा किया गया अनुच्छेद 350 के बी में। अनुच्छेद 350 के बी में भाषाई अल्पसंख्यकों का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों का क्या है, अल्पसंख्यकों का प्रावधान है अनुच्छेद 300 किसमें, 350 के बी में। अब आखिरी अनुच्छेद है 351। अनुच्छेद 351 की बात करें, अनुच्छेद 351 भाषा के विकास का वर्णन, अर्थात भाषा का विकास कैसे किया जाएगा उसका वर्णन है। अनुच्छेद 351 में क्या है, भाषा के विकास का वर्णन है, भाषा के विकास का वर्णन है अनुच्छेद 351 में। तो ये रहा हमारे संविधान के, हमने बताया पहले ही कि भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेके 351 तक जो वर्णन हमारा किया गया है वो राजभाषा की बात किया गया है। 343 से लेकर 351 तक राजभाषा का जो वर्णन किया गया है वो भाग 17 में किया गया, पहले हमने बता रखा है। ठीक, तो ये सभी चीज़ें हम लोग समझे। एक बार हम लोग इसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं जो भी हमने इसमें पढ़ा है। हमने बोला, सबसे पहले हमने बोला भाषा, हिंदी भाषा अर्थात हिंदी को राजभाषा के तौर पे कब अपनाया गया, तो हिंदी को राजभाषा के तौर पे 14 सितंबर 1949 को अपनाया गया। इसको संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को। 14 सितंबर को हम लोग हिंदी दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के तौर पे अपनाया गया। ठीक, इसको हम लोग संविधान में कहाँ रखे हैं, तो भाग 17 के अंदर अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक हम लोग इसका वर्णन करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में ही कहा गया है कि संघ अर्थात भारत की राजभाषा जो होगी हिंदी होगी, जिसकी लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। अर्थात वो हिंदी जिसकी लिपि देवनागरी है वही हिंदी की चर्चा की गई है अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में। अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया, राजभाषा का वर्णन है अनुच्छेद 344 में, प्रथम राजभाषा आयोग। तो बोला गया है कि राष्ट्रपति द्वारा 6 जून 1955 को बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। ये सारी चीज उसमें डिटेल में समझाई गई है। अनुच्छेद 345 में क्या है, अनुच्छेद 345 में प्रादेशिक स्तर पर भाषाओं का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 345 में। अनुच्छेद 346 में क्या है, अनुच्छेद 346 में पत्रादि की भाषा का वर्णन है, अर्थात मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य से केंद्र शासित प्रदेश के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए जो पत्र भेजेंगे उसमें किस भाषा का उपयोग करेंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 346 में है। अनुच्छेद 347 में क्या है, तो अनुच्छेद 347 में आपकी राज्यों के अंदर जो जनसंख्या उसके विशेष समूहों द्वारा कोई अगर भाषा बोली जा रही है तो उसका वर्णन है आपका अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 348 क्या है, अनुच्छेद 348 है कि सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय प्रावधान, विधेयक, संशोधन आदि में जो भाषा का प्रयोग करेंगे वो कौन सी भाषा होगी, ये सभी भाषा का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 348 में। किसमें, अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 349 में क्या है, अनुच्छेद 349 में आपको भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान है अनुच्छेद 349 में, कि भाषा संबंधी जो भी विधि नियम कानून होंगे उसको आप क्या करेंगे, अधिनियमित करेंगे। इस सारे प्रावधान किसमें किया गया, अनुच्छेद 349 में। अनुच्छेद 350 में क्या है, तो शिकायत तथा निवारण में प्रयोग की जाने वाली भाषा, जैसे मान लीजिए हमने शिकायत की कुछ और निवारण मिले किसी और भाषा में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जिस भाषा में शिकायत किया जा रहा है उसी भाषा में निवारण भी मिलना चाहिए। अर्थात शिकायत तथा निवारण प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन कहाँ
है अनुच्छेद 350 में। 350 में एक 350 के ए में क्या कहा गया है, 350 के ए में कहा गया है कि मतलब प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा होगी वो अपने मातृभाषा के में ही होनी चाहिए। ठीक, अनुच्छेद 350 के बी में क्या कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 350 के बी में। अनुच्छेद 351 में क्या है कि भाषा को आप क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, अर्थात भाषा के विकास का वर्णन किया गया 351 में। तो ये रहा 343 से लेकर 351 तक का प्रावधान। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा और भी समझेंगे और भी कहाँ पे इसका उपयोग किया गया है राजभाषा के, या फिर भाषाओं का और भी कहाँ का उपयोग किया गया है। ठीक, तो इसको हम लोग थोड़ा हटाते हैं फिर आपको समझाते हैं। हम लोग समझ लेते हैं भाग 5 में क्या कहा गया है। भाग 5 में, किसमें, भाग 5 में, तो भाग 5 में अनुच्छेद 120 में कहा गया है, भाग 5 के अनुच्छेद 120 में कहा गया है कि संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का जो वर्णन है वो भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, अर्थात संसद में किस भाषा का प्रयोग होगा उसका वर्णन किसमें, भाग 5 के अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी होगी उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 5 भाग 5 के अनुच्छेद 120 में। ठीक, अब भाग 6 के अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया है, भाग 6 के अनुच्छेद 210 में, भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है। भाग 6 के अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा का वर्णन है किसमें, भाग 6 के अनुच्छेद 210 में। ठीक, तो ये और भी कुछ एडिशन रहे, जैसे हमने बताया कि भाग 17 में तो अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, और भाग 5 में 120, भाग 6 में 210। 120 में क्या है, संसद, 120 में क्या है तो आपके संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, और 210 में क्या है, 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। तो ये सारी चीजें भाषा संबंधित रही। जैसे हमने बताया कि भाषा का सतत राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर को दिया गया। तो जब संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी को इसको अपनाया गया तो उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए, कहाँ कहाँ इसका वर्णन किया गया, वो सारी चीजें हमने समझा। 343 से लेकर 351 तक क्या बातें रही, भाग 5 के 120 में क्या है और भाग 6 के 210 में क्या है, ये भी हमने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे थोड़ा सा इससे आगे चल के, इसमें और भी भाषा ये भी पूछ लेता है कि संविधान में और भी कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो संविधान के में और भी 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया जो आपके अनुसूची 8 में लिखी गई है। मतलब अनुसूची 8 में संविधान के 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। किसमें, अनुसूची 8 में, अनुसूची नंबर 8 में, किसमें, संविधान के अनुच्छेद नहीं, अनुसूची, संविधान के अनुसूची नंबर 8 में कितनी भाषा का है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। कितनी, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया अनुच्छेद अनुसूची नंबर 8 में संविधान के। अब ये 22 भाषाएं कौन सी हैं, चलिए हम इसको मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो अगर आप मैप के माध्यम से समझेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगी, वैसे तो हम आपको ऐसा भी बता ही देंगे। ठीक, लेकिन एक चीज और भी आपसे पूछ लेता है, ये होगी राजभाषा, एक होगी शास्त्रीय भाषा। मतलब शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, तो शास्त्रीय भाषाएं आपकी 6 है। कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो आपकी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है, शास्त्रीय भाषाएं, बात करते हैं शास्त्रीय भाषा की, तो शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है आपकी, 6 है। कितनी है शास्त्रीय भाषा, 6। शास्त्रीय भाषा जो सबसे पुरानी भाषा उसी को हम बोलते हैं शास्त्रीय भाषा, तो उनकी संख्या कितनी है, 6 है। ठीक, तो चलिए हम मैप के माध्यम से देखते हैं। संविधान के अनुसूची 8 में 22 भाषाएं हैं और वो 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं और कैसे हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक, तो संविधान के अनुसूची 8 नंबर कितनी भाषाएं हैं, 22। हम इसको लिख भी देते हैं एक बार, और पीछे भी आपको बता रखे हैं। संविधान के अनुसूची 8 में, संविधान के अनुसूची नंबर किसमें, 8 में, संविधान के अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, संविधान अनुसूची 8 में भाषाएं कितनी हैं, तो भाषाएं हैं आपकी 22। कितनी भाषाएं हैं, 22। कितनी भाषाएं, 22। क्वेश्चन पूछता है कि कौन से अनुसूची में भाषाओं का वर्णन है, तो अनुसूची नंबर 8 में भाषाओं का वर्णन है जिसमें कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। कौन कौन सी भाषाएं, चलिए हम आपको देखते हैं। देखिए आपको इधर पड़ता है जम्मू कश्मीर, अर्थात आपका कश्मीरी यहाँ पे। ठीक, लेकिन यहाँ पे आपको पड़ जाता है पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पे पूरा मतलब आपको एक तरीके से देखने को मिलता है
सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी। ठीक, तो हम लोग नंबर भी डालते चलते हैं। पहले नंबर पे आपका क्या है, यहाँ पे सिंधी और कश्मीरी और सिंधी। पहला नंबर कश्मीरी, पहला कश्मीरी, दूसरा आपका सिंधी, कश्मीरी के बाद सिंधी। उससे नीचे आएंगे पंजाब में तो पंजाबी, पंजाब में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पंजाब में आपका पंजाबी, पंजाब में पंजाबी, और ये बाकी पूरा एरिया क्या बोल जाता है, हिंदी। अर्थात चौथे नंबर पे हम क्या बोल देंगे, चौथे नंबर पे हम आ जाएंगे हिंदी। चौथा नंबर पे हिंदी, अर्थात कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी और ये पूरा एरिया हिंदी। असम में आ जाएंगे तो असमी, असम में असमी, असम में आप आ जाएंगे तो असमी हो जाएगा असम का। ठीक, और इधर से पूरा हम लोग घूम के चलेंगे तो हम लोग आएंगे इधर राजस्थान में, तो राजस्थान में राजस्थानी, राजस्थान में राजस्थानी हो जाएगा। राजस्थान में आपका राजस्थानी। उसके नीचे गुजरात में आपका गुजराती, गुजरात में एक ही काम से लिखते हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, गुजराती, गुजरात में गुजराती। गुजरात के बाद हम लोग आएंगे आपको नीचे महाराष्ट्र में मराठी, महाराष्ट्र में मराठी। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी। कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में आपको बोली जाती है कन्नड़, बोली जाती है कर्नाटक में। कर्नाटक के बाद नीचे आप देखेंगे केरल में, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, मलयालम। केरल में मलयालम बोली जाती है। केरल के नीचे आप देखेंगे तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। तमिलनाडु से ऊपर आप बोलेंगे तेलंगाना में तेलुगु बोली जाती है, तेलंगाना में तेलुगु। उसके बाद आप उड़ीसा में देखेंगे तो उड़िया बोली जाती है, उड़ीसा में उड़िया, उड़ीसा में उड़िया। ठीक, उसके बाद दो भाषा हमारी और हिंदी और संस्कृत और उर्दू। 15 संस्कृत, 16 आपका उर्दू। ठीक, 17 नंबर पे आता है हमारा एक, आपको शॉर्टकट याद रखिएगा, नमक, नमक, मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, शॉर्टकट फॉर्म याद रखिएगा, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 3 भाषा और आती है। तो 17 पे आपका आ जाएगा नेपाली, 18 नंबर पे आपका मणिपुरी, 19 नंबर पे आपका आ जाएगा कोंकणी। ठीक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। 4 भाषाएं और आती है, आप लोग ऐसे याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो 20 नंबर पे आ जाएगा आपका बोडो। 21 नंबर पे बोडो, डोगरी, बोडो, डोगरी। 22 नंबर पे मैथिली। 23 नंबर पे संथाली। 1 2 3 4 नंबरिंग हमने गलत कर रखा है यहीं से, इसलिए 23 भाषा होगी, लेकिन 22 भाषाएं ही हैं। तो हम नंबर एक बार फिर से सही कर देते हैं। 4 के बाद आपका 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। तो ये 22 भाषाएं हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में। पूछ देता है कौन कौन सी भाषाएं, तो अगर आप मैप आपके ध्यान में है तो आप सबसे ऊपर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, उसके बगल में आपका सिंधी, नीचे आएंगे आप पंजाब में पंजाबी, और आप पूरा इधर चले जाएंगे हिंदी। असम में चल जाएंगे असमी हो जाएगा, इधर राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी। ठीक, महाराष्ट्र से नीचे आप आएंगे तो आपका कर्नाटक में कन्नड़, केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तेलुगु, और उससे ऊपर पड़ेंगे आपको तेलंगाना में तमिल। ठीक, तेलंगाना में तमिल, बाद उड़ीसा में आपका उड़िया पड़ जाता है। तो यहाँ तक आप
यहाँ तक आप आराम से 13 याद कर सकते हैं। उसके बाद में 2 भाषा आप और भी जो डाल देंगे, संस्कृत और उर्दू। तो वो 2 भाषा के बाद संस्कृत और उर्दू के बाद आपने बताया नमक से याद रखेंगे नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद 4 भाषा और भी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 22 भाषाएं संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित किया गया है। नक्शा से भी आप लोग याद करना चाहें तो आसानी से याद कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग ऐसा भी याद करना चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं। उसी नक्शा से आसान पड़ता है कि अब हम यहाँ ऊपर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, कश्मीर के बगल में सिंधी, सिंधी से नीचे पंजाब है तो पंजाबी, बाकी पूरे एरिया में हिंदी बोल जाती है हिंदी, उधर असम में असमी बोल जाती है असमी, इधर राजस्थान में राजस्थानी, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी, महाराष्ट्र नीचे कर्नाटक कन्नड़, उसके नीचे आपका केरल में मलयालम, आपका इधर बगल में तमिलनाडु है तो वहाँ पे तेलुगु, ऊपर आपका तेलंगाना है तो तमिल हो जाएगा, इधर उड़ीसा था तो उड़िया हो जाएगा। तो ये सारी इतनी भाषा आसान तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद 2 भाषा हम और भी जोड़ लेंगे, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली और मतलब ऐसे 22 भाषाएं अगर आप याद कर लेते हैं तो एक ना एक क्वेश्चन आपसे पूछ ही लेता है कि कौन सी भाषाएं अनुसूची 8 नंबर में शामिल है। तो अगर आपको ये 22 भाषाएं याद रहेगी तो आप क्लिक कर जाएंगे कौन सी भाषा अनुसूची 8 में शामिल है, ठीक। और उसके बाद कोई क्वेश्चन और भी पूछता है, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है। तो आपकी शास्त्रीय लैंग्वेज है 6। चलिए हम इसको भी बात कर लेते हैं। शास्त्रीय भाषाएं कौन सी भाषाएं, शास्त्रीय भाषा अर्थात शास्त्रीय लैंग्वेज। तो शास्त्रीय लैंग्वेज की संख्या कितनी है, 6 है आपकी शास्त्रीय लैंग्वेज। अब शास्त्रीय लैंग्वेज मतलब जो सबसे पुरानी भाषा उसी को हम लोग बोलते हैं शास्त्रीय लैंग्वेज। तो जो नीचे की भाषाएं हैं यही है आपकी शास्त्रीय लैंग्वेज। नीचे कौन कौन सी है, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिल, 5 ये अर्थात इन राज्यों में बोली जाने वाली भाषा और एक संस्कृत, और कुल मिला जुला के 6 भाषा जो हमारी कौन सी है, शास्त्रीय भाषा है। तो कौन कौन सी हम लिख लेते हैं उसको। पहले नंबर पे है आपका संस्कृत, पहले नंबर पे क्या है, थोड़ा सा मिटा लेते हैं, पहले पे संस्कृत, दूसरे पे आपका उड़िया, दूसरे पे क्या है आपका उड़िया, ठीक। तीसरे पे उड़िया के बाद आप इधर आएंगे तेलंगाना में तमिल, तेलंगाना में तमिल, तेलंगाना में तमिल, तेलंगाना से नीचे कर्नाटक में आएंगे तो कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक में कन्नड़, कर्नाटक से नीचे केरल में आएंगे तो केरल में आपका मलयालम, केरल में मलयालम, केरल के बाद आप तमिलनाडु में जाएंगे तो तमिलनाडु में आपका क्या पड़ जाएगा, तेलुगु, तमिलनाडु में तेलुगु। तो ये 6 हमारी शास्त्रीय भाषाएं हैं। कोई भी पूछ दे कि शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है तो 6 शास्त्रीय भाषाएं। तो 6 शास्त्रीय भाषाएं हमारी कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट नंबर संस्कृत, संस्कृत के बाद उड़िया, उड़िया के बाद आपका तमिल, तमिल के बाद कन्नड़, कन्नड़ के बाद मलयालम, मलयालम के बाद तेलुगु। तो कितनी भाषा है, 6 शास्त्रीय भाषा है, संस्कृत, उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, संस्कृत, उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, 6 शास्त्रीय भाषाएं। और 22 भाषाएं हमारी किसमें है, 8वीं अनुसूची में। कौन कौन सी है 22 भाषाओं, सबसे पहले हम याद करते हैं। सबसे पहले ऊपर चले जाएंगे तो आपका कश्मीरी, कश्मीरी के बगल में सिंधी, सिंधी के नीचे पंजाबी, पंजाबी के बाद आपका हिंदी, हिंदी के बाद आपका असमी, असमी के बाद आपको उड़िया, उड़िया के बाद आप राजस्थानी, मराठी, गुजराती, गुजराती के नीचे आप नीचे और आएंगे तो आपको मिलेगा कर्नाटक, वहाँ से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में मराठी, मराठी से नीचे आप आएंगे तो कन्नड़, कन्नड़ से नीचे आप आएंगे तो तेलुगु, तेलुगु के बाद आपका मलयालम, मलयालम के बाद तमिल, तमिल के बाद आप अगला आएंगे उर्दू, उर्दू के बाद आपका संस्कृत, संस्कृत के बाद नेपाली, नेपाली के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद कोंकणी, उसके बाद आप आएंगे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 15 और 5 20 और 2 22, कितनी भाषा होंगी, 22 भाषाएं होंगी आपकी। ऐसे अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो भी आसान है। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, असमी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, उर्दू, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 22 भाषाएं हैं जो अनुसूची 8 में उल्लेखित है और ये आपकी शास्त्रीय भाषाएं हैं, संस्कृत, उड़िया, तमिल, कन्नड़, मलयालम और तेलुगु। तो कुल मिला के ये आपको याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये रहा हमारा राजभाषा का हिंदी में, अतः हिंदी का राजभाषा के रूप में उपयोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे हमने बताया 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। तो हम लोग ये समझ लेते हैं विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस, ठीक। तो हम बात करेंगे विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है, 10
जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। ठीक, अब क्यों मनाया जाता है 10 दिसंबर को विश्व हिंदी दिवस? तो 10 दिसंबर 2006 को, कब? 10 जनवरी 2006 को, उस समय आपके प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा कर दी। कौन से? डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। ठीक, तब से हम लोग 10 जनवरी को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राजदूत ने किस देश में सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस मनाया था? तो भारतीय राजदूत ने सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी दिवस मनाया था। कहाँ पे? सर्वप्रथम नॉर्वे में विश्व हिंदी मनाया गया था। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था आपका सबसे पहले कहाँ पे? नॉर्वे में। क्वेश्चन पूछा सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो नॉर्वे में आपका विश्व हिंदी दिवस सबसे पहले मनाया गया था। ठीक, एक चीज और भी यहाँ पे बताता है, विश्व आर्थिक मंच एक रिपोर्ट जारी करती है। तो विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के हिसाब से जो विश्व में सबसे ज्यादा 10 जो सर्वाधिक जो 10 भाषाएं बोली जाती हैं, उन 10 भाषाओं में से जो सबसे शक्तिशाली भाषा है वो क्या है? आपकी हिंदी। अर्थात विश्व आर्थिक मंच के हिसाब से, विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में जो सर्वाधिक 10 भाषाएं बोली जाती हैं, उनमें जो आपका है सबसे शक्तिशाली भाषा कौन सी है? तो आपकी हिंदी है। तो सबसे शक्तिशाली भाषा कौन सी है? तो सबसे शक्तिशाली भाषा की बात करें तो सबसे शक्तिशाली भाषा है हिंदी। अर्थात विश्व आर्थिक मंच के द्वारा सबसे शक्तिशाली भाषा कौन सी है? हिंदी, विश्व में 10 भाषाओं में से। ठीक, तो ये रही हमारी आज की छोटी सी ट्यूटोरियल। अब हम लोग इसको एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, फिर आपको आज की डेट में यहीं पे खत्म करते हैं। हमने सबसे पहले बोला कि भाषा को हम लोग कई प्रकार से रूप बांट सकते हैं। पहला हमने बताया कि राजभाषा, राज्य भाषा, आपकी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा और आपका संबंध भाषा, फिर आपका मानक भाषा। राज्य भाषा वो भाषा जो हम लोग राजकाज में उपयोग करते हैं, राजकाज के कार्यों में उपयोग करते हैं, उसको राजभाषा बोलते हैं। राज्य भाषा जो किसी राज्यों के अंदर बोली जाती है उसको राज्य भाषा बोलते हैं। राष्ट्रभाषा एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में संबंध स्थापित करने के लिए जिस भाषा का उपयोग करते हैं हम लोग उसको राष्ट्रभाषा बोलते हैं। मातृभाषा जो हमको अपने परिवार या फिर अपने माता के द्वारा प्राप्त होता है उसको हम लोग मातृभाषा बोलते हैं। संबंध भाषा जो हमको एक दूसरे के बीच में संबंध स्थापित करने में मदद करता है उसको हम लोग संबंध भाषा बोलते हैं। मानक भाषा स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, ऑफिशियल तौर पर इसको यूज किया जाता है। ठीक, उसके बाद हमने समझाया आपको कि राजभाषा को अर्थात राजभाषा के तौर पर हिंदी को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के तौर पर अपनाया गया, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया और संविधान में कई जगह प्रावधान किया गया। जैसे भाग 17 में 343 से लेकर 351 तक इसका पूरा वर्णन किया गया, जिसमें 343 के फर्स्ट में कहा गया कि संघ अर्थात भारत की राजभाषा हिंदी होगी। 344 में भाषा आयोग का गठन किया गया। 345 में आपका क्या किया गया? तो 345 में प्रादेशिक स्तर भाषा का वर्णन किया गया। 346 में पत्रादि की भाषा का वर्णन किया गया। 347 में मतलब किसी राज्य के जनसंख्या के समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा का प्रावधान है। 348 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में अर्थात प्रावधान में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान है। और 349 में क्या है कि भाषाई विधियों को आप क्या करेंगे? अधिनियमित करेंगे। 349 में है। 350 में क्या है कि 350 में आपका है कि शिकायत और निवारण में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान 350 में। 350 के में क्या है कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों को शिक्षा किस माध्यम में दी जाएगी? मातृभाषा के रूप में दी जाएगी। 350 के बी में क्या है? तो 350 के बी में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या प्रावधान रहेगा। 351 में कहा गया है कि आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा का विस्तार करेंगे, अर्थात हिंदी भाषा में
आप बढ़ोतरी करेंगे। 351 में कहा गया, ठीक। उसके बाद हमने बताया कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भाषा आपकी है हिंदी। किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ठीक। अब हिंदी दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। क्यों? क्योंकि 10 जनवरी 2006 को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने घोषणा किया कि अब से 10 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। तभी से 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया। सबसे पहले हिंदी दिवस किस देश में मनाया गया था? तो सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस आपका नॉर्वे में मनाया गया था, ठीक। उसके बाद हम लोग 22 भाषाओं के वर्णन किए, जो संविधान के अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का वर्णन है। उसके बाद शास्त्रीय भाषा की बात करें तो 6 आपकी शास्त्रीय भाषा है। और 22 भाषाएं कौन कौन सी है? तो हम लोग बात किए थे सबसे पहले आपका ऊपर है कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। आप इधर आएंगे असमी, असमी के नीचे आप आएंगे उड़िया, उड़िया के नीचे आप आएंगे गुजराती, गुजराती के बाद आप आ जाएंगे मराठी, मराठी के बाद आप आ जाएंगे कन्नड़, कन्नड़ के बाद तेलुगु, तेलुगु के बाद तमिल, तमिल के बाद मलयालम, मलयालम के बाद आपको हम बताए थे संस्कृत, संस्कृत के बाद आपकी उर्दू, उर्दू के बाद आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा मणिपुर, नेपाली, नेपाली, मणिपुर और कोंकणी। उसके बाद हमने बोला था आपकी 4 भाषाएं और भी कौन कौन सी है? तो 4 भाषाएं आपका बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, ठीक। इस तरह करके मतलब 22 भाषाएं थी। उसके बाद जो आपकी 6 शास्त्रीय भाषाएं थी उसमें सबसे पहले संस्कृत था, संस्कृत के बाद आपका क्या था? संस्कृत के बाद उड़िया था, उड़िया के बाद तमिल था, तमिल के बाद तेलुगु था, तेलुगु के बाद मलयालम था, मलयालम के बाद कन्नड़ था। तो 6 भाषाएं ऐसे आपके शास्त्रीय भाषाएं थी। तो हमने पूरे ट्यूटोरियल में इतना सारा समझा है। हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ये भी समझेंगे कि हिंदी दिवस अर्थात हिंदी सम्मेलन कब कब हुआ था और उसकी थीम क्या रखी गई थी और उसमें क्या मुख्य मतलब उसमें क्या मुख्य चीजें हैं हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं फिलहाल। आज के लिए धन्यवाद।